नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम इमेजेस के माध्यम से इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट वे में देख लेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ 2 मार्क 3 मार्क केस स्टडीज़ और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो उनको हम स्पेशल यहाँ पर फोकस रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को और बहुत ही कमाल धमाल तरीके से इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी मिशन 100 सीरीज़ को, और आज हम यूनिट 4 को देखने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब इसके अंदर हम इन 5 टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये डिसेबिलिटी डिसऑर्डर होता क्या है। तो अगर आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में, तो आप इस एक्ट को मेंशन करना, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016। इसके अनुसार पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी, और इसके कारण उसका फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में। देन डिसऑर्डर बेसिकली मेंटल डिसेबिलिटी होती है जो कि हिंडर करती है एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को। देन इसके बाद आजकल भारत के अंदर हम विकलांग शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी जगह हम पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांग जन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर कोई बच्चा डिसेबल रहता है तो उसको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि एडेप्टिव स्पोर्ट्स, मतलब जो डिसेबल लोगों का स्पोर्ट्स रहता है उसको प्रमोट करती है। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा स्पेशल ओलंपिक। इसका लोगो आप याद रखिएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबल को कैटर करती है, एंड इसके कंपटीशन बेसिकली डेली होते हैं नेशनल, लोकल, स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पे। दैन इसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स का एक स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स होता है जो कि बहुत फेमस होता है, और ये हर 2 साल में होता है, समर और विंटर्स में। पहला कब हुआ था ये याद रखना, MCQ में आ सकता है। 20 जुलाई 1968 को शिकागो, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर पहला हुआ था। फिर पैरा ओलंपिक्स, इसका लोगो याद रखना, PYQ में पूछा जा चुका है। ये डिसेबल लोगों के लिए गेम्स होते हैं। सबसे पहले इनको ऑर्गेनाइज 1960 में किया गया था। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है जिसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। डायरेक्ट MCQ में पूछा जा सकता है। और इसका मोटो याद रखना, स्पिरिट इन मोशन, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहा है? तो इंडिया ने 1968 में सबसे पहले पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। उसके बाद की डिटेल्स को आप स्किप कर सकते हो। फिर आप लेटेस्ट याद रखना कि लेटेस्ट जो हुआ है वो टोक्यो में हुआ है 2020 में, जहाँ पर भारत ने अपना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और टोटल 5 गोल्ड मेडल्स जीते, है ना, और टोटल मेडल्स थे 19। तो गोल्ड वाले याद रख लेना और टोटल मेडल याद रख लेना। एक और बात जो कि इस बार आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नेक्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ पर खेले जाएंगे। तो नेक्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में ही पेरिस, फ्रांस में खेले जाएंगे। फिर डेफ ओलंपिक्स होते हैं जो कि उन लोगों के लिए होते हैं जो सुन नहीं सकते। इसका लोगो याद रखना, इस तरह से चक्री वाला लोगो रहता है। देन इनको पहले इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि स्टार्टर गन, विसल्स, इन सभी का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इससे साउंड होती है, और साउंड तो भाई साहब जो डेफ लोग हैं जिनको सुनाता नहीं है तो क्या ही उनका फ़ायदा। तो इसकी जगह हम फ्लैश लाइट, फ्लैग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। पहली बार कब हुए थे, कहाँ हुए थे, याद रखना है 1924 में पेरिस में हुए थे। देन यहाँ पर कोशलर इम्प्लांट नाम की जो मशीन है जो कान पे लगाई जाती है, ये अलाउड नहीं होती है। इसका मोटो याद रखना, इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और इसकी जो कंडीशन है, क्राइटेरिया, वो याद रख लेना कि एटलीस्ट 55 डेसिबल का डिसेबिलिटी होनी चाहिए बेटर ईयर में। मतलब इतना हियरिंग लॉस तो हो ही तभी आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। ये अपनों ने देख ही लिया है कि यहाँ पर फ्लैश लाइट्स और फ्लैग का इस्तेमाल होता है इंस्टीड ऑफ पिस्टल वगैरह। देन क्लासिफिकेशन डिविजनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एथलीट्स को ग्रुप किया जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके डिसेबिलिटी के लेवल पे बेस पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सबसे पहले क्लासिफाई कर देंगे कि ऐसे लोग जो कि जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनको सुनाता नहीं है, जिनको दिखता नहीं है ना, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती है। जैसे ब्लाइंड कैटेगरी अलग है ना, डेफ वाली कैटेगरी अलग है, तो उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इंक्लूसिव, सबका साथ हम मेंशन कर सकें, और फेयरनेस, है ना, एकदम फेयर मुकाबला हो। अब बाई चांस हमने मुकाबला करवा दिया एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पूरे पैर हैं और एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पैर नहीं है, और दोनों को बोला चलो रेस करो, तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है वही जीतेगा जिसके पैर है। तो इसलिए इंक्लूसिविटी को मेंटेन करने के लिए, फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए हम इस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं।
वहीं पर डिविजनिंग में क्या किया जाता है, डिविजनिंग के अंदर हम एथलीट्स को क्लासीफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, उनकी एबिलिटी के बेसिस पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इस टेबल को याद रख सकते हो, जहाँ पर एज के बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है। जैसे आपने क्रिकेट में जनरली देखा होगा, अंडर 19 कैटेगरी, अंडर 15, अंडर 21, अंडर 23, तो एज के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, ताकि अगर एक जैसी एज के लोग खेलेंगे तो एक उनके फेयरनेस वहाँ पर इन्वॉल्व रहेगी। देन जेंडर के बेसिस पे आपने देखा होगा, गर्ल्स के कंपटीशन अलग, बॉयज़ के अलग, तो इसको हम डिविजनिंग बोलते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं तो आ जाता है इंक्लूजन क्या होता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो इंक्लूजन मतलब सबका साथ और सबका विकास। तो जो डिसेबल व्यक्ति हैं हम उनको चाहते हैं कि वो भी सोसाइटी का पार्ट बने और उनकी भी यहाँ पर अच्छे से सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाए, उनके साथ लोग कोऑर्डिनेट करें, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो और उनको भी अपनी मोटर स्किल्स मतलब मसल्स के डेवलपमेंट का पूरा हक मिले। तो इसलिए हम इंक्लूजन का यहाँ पर सहारा लेते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने का ज़िम्मा किसके ऊपर है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का ज़िम्मा है पेरेंट्स के ऊपर, दैन टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, क्लासरूम में जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के ऊपर। और एनकरेज किया जाता है कि उनकी लर्निंग और उनकी फ़िज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाए। देन स्कूल के प्रिंसिपल्स का खास रोल आता है, क्योंकि वो अपने स्कूल में अपने टीचर्स को और बाकी स्टूडेंट्स को और सभी को गाइड कर सकते हैं कि आप डिसेबल लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो स्पेशली ट्रेंड स्टाफ जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली एबल लोगों को देख सके उनको भी इंक्लूड किया जाए। देन स्कूल काउंसलर का इसका क्या काम रहता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो स्कूल काउंसलर काउंसलिंग करता है बेसिकली। तो कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति वो जा सकता है इनके पास, अपने करियर के बारे में डिस्कस कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि मैं आगे क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या मेरे लिए बेहतर है, किस तरह से मेरा करियर पाथ रहे, तो वो सभी बताएंगे। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम है सभी बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखना, उनको फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज इम्पार्ट करना, साथ ही साथ जो यहाँ पर डिसेबल बच्चे हैं या फिर CWSN है उनको स्पेशल केयर करना और उनको उनके अंदर एक सोशल स्किल्स को डेवलप करना और बाकी क्लास के साथ उनको कोलैबोरेट करके चलना। देन स्पीच थेरेपिस्ट का काम है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से बोल नहीं पाता है तो उसकी मदद करना। देन स्पेशल एजुकेशन जो टीचर रहता है उसका सिर्फ और सिर्फ काम रहता है भाई साहब क्या है, जो डिसेबल लोग हैं उनके साथ डील करना। उनको वो इंक्लूसिव क्लासरूम प्रोवाइड करता है, उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो अपने आप को ग्रो कर सके और सभी लोगों के साथ मिलकर रह सके। देन क्या एडवांटेज है अगर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, तो पहला उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना डेवलप होगी। सेकेंड है उनके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप होगी जिससे वो फंक्शनली एक्टिव रह पाएंगे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ में। डिप्रेशन कम होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनकी इमोशनल हेल्थ बेहतर होगी। देन थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबर ये वाली की भी कैपेसिटी बढ़ेगी और फिटनेस लेवल उनका बढ़ेगा। सेकेंडरी हेल्थ अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे और सेल्फ एस्टीम उनका बढ़ेगा, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन उनके लाइफ में आएंगी। दैन उसके बाद क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाए जाए ताकि फिजिकल एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जा सके, तो भाई साहब रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाओ, तो इससे हमें पता लगेगा कि किस लेवल की डिसेबिलिटी है और उस हिसाब से हम आगे उनके लिए प्लान्स बना पाएंगे। जैसे हमने आगे देखा भी है क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग, वो और आसान हो जाएगी अगर हमें उनका लेवल ऑफ डिसेबिलिटी पता रहेगा। तो सेकेंड है उनके इंटरेस्ट के बेस पर एक्टिविटी करवाया जाए। किसी को क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल खिला रहे हो, भाई साहब पहले ही डिसेबल्ड है, दिक्कत आ जाएगी। दैन डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ उनके लिए रहे, है ना। तो जैसे आपने देखे होगा ब्लाइंड क्रिकेट में अलग से उनके लिए स्ट्रेटजीज़ रहती है। और इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूल, तो रूल्स को मॉडिफाई किया जाता है, ये भी आप ब्लाइंड क्रिकेट में देख सकते हो। उनके हिसाब से रूल्स को मॉडिफाई कर दो ताकि उनको आसानी रहे खेलने में, और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये सब स्ट्रैटेजीज़ है जिससे आप CWSN को और बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो और उनको सोशली एक्टिव बना सकते हो। तो ये था चैप्टर, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।